मरा मरा सुबह मरा पुनः मरा और लास्ट में ब्रिटिश के हाथों चढ़ गया। तो लास्ट में ब्रिटिश शासन तो रहेगा। तो मरा मरा से शुरू होगा मराठा शासन। सब जगह पहले तो मराठा शासन ही है, मराठा शासन, मराठा शासन। और ये सुबह से आएगा सुबह, क्या आएगा? सुबह शासन। फिर मराठा शासन, फिर पुनः मराठा शासन। पुनः मराठा का पुनः ही रहेगा, पुनः मराठा शासन ऐसे ही बोला जाता है, क्योंकि डबल आएगा मराठा शासन आपका। और लास्ट में आ जाएगा आपका ब्रिटिश। क्या था? ठीक क्या था? मरा मरा सुबह मरा पुनः मरा और ब्रिटिश। लेकिन ये शुरू वाला जो मराठा शासन है ना, ये शुरू में आएगा तो अप्रत्यक्ष रूप से रहेगा। शासन तो है लेकिन अप्रत्यक्ष। अभी समझ आएगा अप्रत्यक्ष क्या है। तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन था शुरू वाला, कि एक्चुअल में मराठा लोग यहाँ नहीं आए थे, लेकिन कंट्रोल में था छत्तीसगढ़ का रतनपुर, जो कलचुरी के जो इलाका है कलचुरी वाला, वो मराठा के कंट्रोल में था। लेकिन मराठा लोग यहाँ नहीं आए थे, वो लोग कंट्रोल रखे थे बस, इसलिए क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष मराठा शासन। लेकिन जब मराठा आ गए यहाँ, तब क्या कहलाएगा? मराठा शासन। तो मरा मरा का एक मरा था मराठा, जो अप्रत्यक्ष रूप से वो लोग कर रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं रह रहे थे। क्लियर? वो लोग वहीं से कंट्रोल कर रहे थे, जहाँ नागपुर से। अब यहाँ आ गए तो ये क्या कहलाए? मराठा शासन। प्रत्यक्ष हो गया। यहाँ आ गए तो इसको प्रत्यक्ष लिख सकते हो या मराठा शासन लिखोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सूबा शासन, कि मराठा का कंट्रोल जब थोड़ा कम हुआ तो मराठाओं ने सूबा बना के रखा था। सूबा, सूबा एक पद का नाम है। तो ये सूबा लोग क्या कर लिए? कंट्रोल कर लिए। जब राजा का देहांत होता है कई बार, तो राजा के नीचे जो मंत्री रहता है, अगर वो पावरफुल है तो उसके कंट्रोल में आ जाता है ना। अगर राजा पावरफुल नहीं है तो क्या आ जाता है? उस मंत्रियों के कंट्रोल में आ जाता है। तो मंत्री कौन थे? सूबा। तो इस सूबा के शासन में आ गया। ऐसे 8 सूबा है, उनके 8 सूबा का डिसीजन चलता था। राजा कमजोर है तो नीचे वाले ही डिसीजन लेंगे। तो ये आ गया सूबा। फिर आया मराठा शासन। और ये जो मराठा शासन था ना, ये था ब्रिटिश वाला। कैसा था? ब्रिटिश, ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, ब्रिटिश अधीन। तो सूबा के बाद, सूबा के बाद जब नई सूबा आई, सूबा के बाद जो आई मराठा, तो वो ब्रिटिश के साथ थे। सुबह सुबह आपने क्या देखा? मराठा जो है ब्रिटेन के साथ है। तो ब्रिटेन अधीन मराठा, मराठा लोग ही शासन कर रहे हैं, लेकिन अब कंट्रोल किसका है उसके ऊपर? ब्रिटिश लोगों का। यहाँ भी वैसे ही था, मराठा लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग छत्तीसगढ़ में कंट्रोल किसका है? मराठा का, प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन मराठा लोग आ गए तो प्रत्यक्ष हो गया। फिर सूबा, फिर ब्रिटेन के अधीन मराठा, फिर ब्रिटेन से बाहर निकल के फिर मराठा शासन आ गया। क्लियर? यहाँ क्या था? वो नाबालिग था। क्लियर है? तो नाबालिग था तो ब्रिटेन के अधीन में चला गया था। जैसे ही बालिग हुआ फिर उसके कंट्रोल में आ गया मराठा के। तो फिर मराठा शासन चल रहा था। और लास्ट में डलहौजी खड़प नीति आपने सुना होगा। तो 1854 में डलहौजी के हड़प नीति के बाद पूरा ब्रिटेन के अधीन में चला गया, ब्रिटिश शासन के। तो डलहौजी की हड़प नीति में आपका चला गया। तो 1854 में जब गया, वो 1947 तक किसके अधीन था? फिर ब्रिटिश के। तो ये कितना लेवल में हम पढ़ेंगे? 3, और वो 3 लेवल आपका यहाँ तक ये हो गया। ब्रिटिश के अधीन जैसे ही जाते हो, फिर कांग्रेस वगैरह चालू हो जाता है 1885। फिर इसमें पूरा स्वतंत्रता आंदोलन इसमें पूरा आएगा। वहां से ज्यादा प्रश्न, यहाँ से 1-2 प्रश्न आता है। क्लियर? तो आज हम लोग इसका डेट भी याद रख लेते हैं। डेट कैसे याद रखेंगे? देखो, सबसे पहले क्या है? मरा मरा सुबह मरा पुनः मरा, लास्ट में ब्रिटिश के हाथों चढ़ गया। तो मरा मरा पहला क्या है? मरा मरा। तो ये जो मराठा शासन है अप्रत्यक्ष, ये चालू होता है 1741 से। ये शुरू वाला याद रखेंगे, 1741। ये 1741 देखो ऐसे लिखते जाएंगे तो 41, 42, 43, 44, 50, इसको इमेजिनेशन से याद रखोगे आप लोग। 41, 42, 43, 44, 50, फिर 51, 52, 53, 54 ऐसे चलेगा 60 तक। तो ये 41 से सीधा ये आएगा 57 में, 1957। तो 1741 से 1957 तक क्या है? एक वाला मरा, अप्रत्यक्ष मराठा शासन। तो ऐसे ही आप याद रखोगे इमेजिनेशन से। ये मेरा इमेजिनेशन है जो मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट याद रखोगे तो भूल जाओगे। इमेजिनेशन क्या है? 41 से 50, फिर 51 से 57। 57 में आपका पहला वाला अप्रत्यक्ष मराठा शासन खत्म। यहाँ से प्रत्यक्ष मराठा शासन मतलब 57 में यहाँ कलचुरी वंश के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1758 में मराठा खुद आते हैं, बिंबाजी भोसले, और 1758 से फिर
या 1900 लिख गया। 1758 से क्या होता है, मराठा शासन चालू होता है प्रत्यक्ष यहाँ से। क्लियर। अब ये 58 से 60 हो गया, फिर 61 62 से 70 हो गया, फिर 71 से 80 हो गया, फिर 80 से सीधा आ जाओ, ये 57 था, ये हो गया 87। 1758 से कहाँ जाएगा, 1787। ये यहाँ चल रहा था आपका मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन। क्लियर। इस बीच में पूरा क्या चला है, प्रत्यक्ष मराठा शासन। अब फिर ये जो बिंबाजी भोसले थे, इनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो इतने बीच में किए हैं, तो 7 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है 1787 को। फिर 1788 से क्या चलेगा, मरा मरा सूबा। अब सूबा शासन चालू होगा। ये क्या मराठा शासन था ना ये, अब सूबा चालू होगा तो ये चलेगा 90, फिर 91 से 100, 1800 हो गया, फिर 1800 से 1800 तक, 1818 तक ये, तो 1788 से 1818। देखो 1741 से 1757, फिर 1787, फिर 1818, 8 है पूरा, अगर दिख रहा होगा तो। 41 से 57, फिर 57 से 87, फिर 87 से 18, 88 चालू होगा, 18 तक चलेगा, है कि नहीं। ये क्या था आपका, ब्रिटिश अधीन। ये बीच वाला सूबा था, ये सूबा है। कौन सा शासन है, सूबा शासन। अरे याद हो रहा है, 1741 से कहाँ तक जाओगे, 57 तक, फिर 58 से कहाँ तक जाएगा, 87, फिर 88 से कहाँ तक जाएगा, 18। ये 88 से 18 क्या है, सूबा शासन। फिर 18 से ये 20 खत्म, और उसके बाद 21 चालू होगा, ये 30 तक जाएगा। ठीक, तो देखो 41, 57, 58, 87, 88, 18, 30। अब ये जो 18 से 30 वाला काल है, ये क्या है, सूबा के बाद ब्रिटिश अधीन, ब्रिटिश अधीन मराठा, ब्रिटिश अधीन मराठा। ये मन में बनाना है आपको, ऐसे ही मन में इमेजिनेशन करो। 41 के बाद सीधा, मन में इमेजिनेशन करो, 41 के बाद सीधा आपका गाड़ी कहाँ रुकना चाहिए, 57 में, ये ऐसे गिनती करके। फिर मन में इमेजिन करो 57 के साथ सीधा गाड़ी कहाँ आना चाहिए, 87 में, आ रहा है। फिर मन में इमेजिन करो 1788 से चालू होगा तो सीधा सीधा 1818 में रुकेगा, फिर 1818 सीधा गाड़ी कहाँ रुकेगा, 1830 में। क्लियर। और 1830 से फिर मराठा शासन चालू होगा, पूना वाला, पूना मराठा शासन चालू हो गया। और ये 1830 से कहाँ तक जाएगा, 54 तक। ये 54 में फिर ब्रिटिश शासन चालू होगा। ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर, क्योंकि ये क्रम पूछेगा आपको। तो पहले फिर से प्रैक्टिस करते हैं इसको। क्या था यहाँ, 1741 से चालू हुआ, 41 से कहाँ जाएगा, 1757, फिर 58 से चालू होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 87, फिर 88 से चालू होगा, और कहाँ तक जाएगा, 1818, फिर कहाँ तक जाएगा, फिर 54 ऊपर में आएगा ना यहाँ। ये है याद करने का तरीका, याद भी हो गया आपको, पता नहीं चला। क्लियर। अब यहाँ देखो, ये वाला था आपका मराठा शासन, वो भी कौन सा, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। ये वाला क्या था आपका, मराठा शासन, मरा वाला मराठा शासन। और ये वाला क्या था आपका, सूबा शासन, सूबा शासन। ये वाला क्या था, ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, ब्रिटिश अधीन मराठा शासन। और ये वाला था पूना मराठा शासन। और फिर 1854 से 1947 क्या है, ब्रिटिश, ब्रिटिश शासन। आ गया। अब इसको मन में बनाओ, मुझे बताते जाना। मरा मरा पूना मरा, तो मरा मरा से मराठा, कौन सा मराठा, ये अप्रत्यक्ष। मरा मरा, दूसरा क्या था, मराठा। कब मरा, सूबा मरा। और ये कैसा मराठा है, ब्रिटिश अधीन। और पुनः मरा, तो पुनः मराठा शासन। और लास्ट में क्या आएगा, ब्रिटिश शासन आएगा। अब इसके बाद ये 1741 से चालू होके, अब मन में इमेजिन करो कहाँ तक जा रहा है, 57 तक। ठीक, अब कहाँ से चालू होगा, मन में इमेजिन करो कहाँ तक जा रहा है, 87 तक जा रहा है। क्लिक। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इमेजिन करो 18 तक जा रहा है। ठीक, उसके बाद 18 से चालू होके कहाँ तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है, 1818 से 30 तक। फिर 30 से कहाँ तक जा रहा है, 1830 से 54, और फिर 54 से 1947। ऐसे याद करना है। ठीक, अब ये धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ते हुए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अप्रत्यक्ष मराठा शासन। अगर मैं अप्रत्यक्ष मराठा शासन देखूंगा तो एक कलचुरी वंश है और कुछ नहीं।
क्या है? कलचुरी। इसको मध्यकालीन में पढ़ते हैं, इसमें नहीं पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअल में अभी कलचुरी वंश चल रहा है। कलचुरी वंश मतलब ये अब ये छत्तीसगढ़ है उस समय, यहाँ अभी क्या है, यहाँ नागपुर है, ये पता होगा आपको। महाराष्ट्र, यहाँ क्या है? नागपुर। ठीक है। अब ये जो नागपुर है, यहाँ चल रहा है भोसलों का शासन, मराठा। किनका? मराठा, भोसला, यह है वंश, भोसला वंश। ठीक है, भोसला वंश का शासन चल रहा है। और यहाँ है रतनपुर, पढ़े हो रतनपुर कहाँ है, कौन से जिला में है अभी? तो ये बिलासपुर जिला में है रतनपुर। ये रतनपुर में चल रहा है कलचुरियों का शासन, कलचुरी वंश। तो ये कलचुरी वंश में रतनपुर और रायपुर दो शाखा था, एक रतनपुर के कलचुरी और एक रायपुर के कलचुरी। लेकिन रतनपुर ज्यादा पावरफुल था, रतनपुर क्या था, कलचुरी ज्यादा फेमस है और पावरफुल है। तो आपको रतनपुर का पहले मध्यकाल में ही पढ़ेंगे। तो 1700 जब 41 आया तो हुआ क्या, यहाँ जो भोसला है उसमें थे रघुजी प्रथम, रघुजी प्रथम। ये जो रघुजी प्रथम है, इनके सेनापति का नाम था भास्कर पंत, भास्कर पंत। अब ये जो भास्कर पंत है, ये जा रहा था यहाँ से नागपुर से ऐसे उड़ीसा अभियान में। कहाँ जा रहा था? उड़ीसा अभियान जाना था, उड़ीसा अभियान। फंस गया कहाँ? इधर रतनपुर में। आते आते देखा यहाँ बहुत अच्छा खासा चल रहा है भाई, रतनपुर में अच्छा खासा क्या है, पैसा कौड़ी है, इसको पता चला। तो ये क्या किया, आक्रमण कहाँ कर दिया? रतनपुर में सीधा। क्लियर है? उड़ीसा जाते होते देखा कि हाँ रतनपुर है, अच्छा है, पैसा कौड़ी मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ रतनपुर में क्या कर देता है, आक्रमण, और जीत जाता है। और रतनपुर में आक्रमण कब करता है? यही 1741 में। कहने का मतलब यहाँ आक्रमण करके जीत गया, तो रतनपुर अब कलचुरियों के वंश में ना रहा। क्लियर है? कलचुरी अब इसके अंडर नहीं है, कलचुरियों के अंडर नहीं है, अब किसके अंडर आ गया है? मराठा, मराठा के अंदर आ गया। लेकिन ये सेनापति था, आक्रमण करके वापस आ गया। अब अंडर में किसके है? मराठा के। लेकिन यहाँ मराठा शासक वहां जा गए नहीं है, अभी शासक जो है कहाँ है? अभी भी नागपुर में है। यहाँ से वो लोग किसको भेजे हैं? बस अपने प्रतिनिधि को कि आओ जाओ आप देखते रहना करके। एक्चुअल में जो शासन हो रहा है, ये कलचुरी वंश के राजा जो हैं वही कर रहे हैं। कलचुरी वंश के राजा कौन थे उस समय? रघुनाथ सिंह, उधर भी रघु है उधर भी रघुनाथ। रघुनाथ सिंह का शासन चल रहा है 1741। उस समय इनको रघुनाथ सिंह के क्या हुआ है, आक्रमण हुआ है। रघुनाथ सिंह एक्चुअल में ना कमजोर हो गया था बहुत, इसका बेटा बेटा मर गया था, उससे मध्यकाल में पढ़ेंगे। तो बेटा मर गया था, तो ये क्या हो गया था, थोड़ा सा हताश, तो ना सेना में ध्यान दे रहा था ना कुछ में, तो इसलिए भास्कर पे आक्रमण करके फायदा उठा लिया। तो रघुनाथ सिंह हार जाता है, और 1741 में रघुनाथ सिंह किसके अंतर्गत आ जाता है? अंदर मराठा के। अब ये मराठा जो बोलेगा वही करेगा रघुनाथ। तो इधर के रघु बोलेंगे वो रघु करेगा। क्लियर? ये रघु बोलेगा वो रघु करेगा। और रघु के बाद आता है मोहन, रघु के बाद आता है मोहन सिंह, इसका उत्तराधिकारी है। ये मोहन सिंह लगभग 45 के आसपास, एक्चुअल मुझे डेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये 55 में जाके उलझ जाता है, 57 में जाके खत्म हो जाता है, मोहन सिंह मृत्यु हो जाती है। तो मोहन सिंह था कलचुरी वंश से। मोहन सिंह की मृत्यु जैसे ही होती है, यहाँ से मराठा शासन से जाता है एक शासक, इनके बेटे रघु जी के, और रघु जी के बेटे यहाँ जाके सत्ता संभालता है। तो यहीं से आपका क्या होता है, प्रत्यक्ष मराठा शासन चालू होता है। इससे पहले 1741 में यहाँ किसने, भास्कर पंत ने क्या किया था, आक्रमण। और भास्कर पंत के आक्रमण से कलचुरी वंश किसके अधीन आ गया, मराठा के। लेकिन मराठा शासक यहाँ गए क्या, नहीं गए। मराठा शासक ने अपना क्या भेजा, यहाँ प्रतिनिधि भेज दिया। एक्चुअल में यहाँ के राजा अभी भी कौन है, रघुनाथ सिंह। लेकिन ये किसके अंडर काम कर रहे हैं, मराठा। इसलिए मराठा का क्या है, यहाँ अप्रत्यक्ष शासन है, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष कौन कर रहे हैं, कलचुरी ही कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से क्या चल रहा है शासन, किनका, मराठा का। इसलिए इस वाले फेस को 1741 में जब भास्कर ने, यहाँ पंत ने क्या किया, आक्रमण, उसके बाद का, और जब तक मृत्यु नहीं हो जाता कलचुरी वंश का। कलचुरी वंश का मृत्यु कब हुआ, मोहन सिंह का 1757 में। तब तक इनका चल रहा था प्रत्यक्ष शासन। जैसे ही मृत्यु होता है 1758 में कौन सत्ता संभालेगा, बिम्बा जी।
ये जो बिम्बाजी भोसले हैं ये एक्चुअल में रघु जी के क्या थे, बेटे थे। तब जाके 1758 में क्या हुआ, मराठा शासन एक्चुअल में चालू हुआ कि इनके अधीन अब पूरा क्या आ गया है, छत्तीसगढ़ का ये वाला इलाका। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष मराठा शासन 1758, और इनके मृत्यु तक ये चलेगा 1787। याद आया ये, आया कि नहीं आया? ये बेसिक जो बैकग्राउंड है हम लोग कहाँ पढ़ेंगे कि ये पूरा इनकी जो बीवियां हैं, रघुनाथ सिंह की जो बीवी थी, बीवियां, रघुनाथ सिंह तो कमजोर हो गया था और किले में आक्रमण कर दिए थे, ये भास्कर पंत कंटिन्यू आक्रमण कर रहा था। तो इनके बीवियां जाके वो सफेद झंडा लहराते हैं कि हाँ शांति करो, हम लोग हार गए हैं करके। इनके बीवियां जाती हैं, रघुनाथ सिंह इतना वो था, मतलब डूब गया था, हताश हो गया था, अब कुछ नहीं है जिंदगी में, ऐसा करके। तो इनके बीवियां जाके फिर भास्कर पंत को बोलती है हार गए हैं, जो करना है कर लो। फिर जाके ये कंट्रोल में आ जाता है पूरा मराठा शासन के। क्लियर? फिर मोहन सिंह को बनाया जाता है राजा, और मोहन सिंह मरता है तो फिर कौन आता है, बिम्बाजी भोसले। ये कलचुरी वंश का है, हमारा चालू हो गया एक्चुअल में बिम्बाजी भोसले से। क्लियर? तो बिम्बाजी भोसले के लिए हमको पता रहना चाहिए किसके बारे में, पूरा मराठा शासन, मतलब ये रघु जी ही पूरा करने वाले हैं हर चीज। एक्चुअल में रघु जी टपक जाते हैं 1755 को। कब? ये देखो 57 को 58 को ये आने वाले हैं, और जस्ट इसके पहले टपक गया कौन, रघु जी प्रथम। अब रघु जी प्रथम के औलाद थे बहुत सारे, अब वो औलाद पूरा उत्तराधिकारी बनने वाला है। यहाँ का उत्तराधिकारी भी बनेगा, पूरा चांदा वादा पढ़े हो तो चांदा वाले क्षेत्र का अलग बनेगा, नागपुर बरार पढ़े हो तो इनका अलग क्षेत्र बनेगा, और बिम्बा जी को कौन मिलता है, रतनपुर। तो इसके बारे में जानना पड़ेगा कि रघु जी के कौन थे उसके वंशज जो यहाँ आके क्या किए हैं, शासन। यहाँ तक क्या पढ़ाया हूँ मैं अभी तक, आपको पता क्या रहना चाहिए, ये याद करवा दिया हूँ। मरा मरा पूना मरा, मना बना सुबह मरा, पूना मरा ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट। ठीक है? अब उसके बाद क्या था, भास्कर पंत 1741, रघु जी प्रथम के कौन थे, सेनापति, रतनपुर में क्या कर दिया, आक्रमण। उसके बाद पूरा प्रत्यक्ष क्या हुआ, मराठा शासन। कब तक चलेगा, 57 तक। कौन कौन थे, कलचुरी वंश में रघु और मोहन। तो रघु मोहन, यहाँ के रघु जी और वहां के रघु मोहन, रघु मोहन, रघु मोहन, रघु भी भगवान, मोहन भी भगवान। ठीक है? तो रघु मोहन, रघु मोहन। 1757 में मोहन जी टपक गए, और मोहन जी के बाद आएंगे अब बिम्बा जी। अब बिम्बा जी कौन है, रघु जी के बेटे। तो रघु जी के वंशज के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। चलो देखते हैं रघु जी प्रथम के वंशज कौन कौन है। तो रघु, हे रघु, रघुनंदन, भगवान बोलते हैं ना, हे रघुनंदन आप ही जानो सब कुछ, आप ही जानो सब कुछ, आप ही जानो सबको, आप ही जानो सबको, हम तो मुख देखे मुख धर के बैठे हैं, आप ही जानो सबको, आपका प्रतिबिंब बनाकर बैठे हैं, हे रघुनंदन हे भगवान, आप ही जानो सबको, हम तो मुख लगाए बैठे हैं। ठीक है? अरे ठीक है, जानो जी, जानू मत बोलना, जानो जी। जानो जी क्या है, नाम है, रघु जी प्रथम के बेटे का नाम जानो जी। साबा जी, साबा, साबा जी, मतलब यहाँ भोसले वोसले लिख सकते हो लेकिन लंबा चौड़ा हो जाएगा, सब में भोसले ही हैं तो भोसले लिख सकते हो आप। ठीक है? जानो जी भोसले, साबा जी भोसले, मुधो जी, हम तो मुख, मुख है, हम तो मुख वधीर है, आप ही सब कुछ हो, मुधो, मुधो जी, मुधो जी भोसले। और ये बीम से प्रतिबिंब आपके हमारे मन में है, प्रतिबिंब, हे रघुनाथ, बिम्बा जी, बिम्बा जी भोसले। ये चार बेटे हो गया, याद रहेगा। अब ये चार बेटे में अब बाई चांस पूछ दिया तो आरुख सरल है। आरुख सरल मतलब इसको कौन सा मिला, अब रघु जी तो टपक गए, कब टपके, अरे स्पेशल दिन टपके है दे, कुछ रहता है क्या, इसी दिन निकल गए, देखे थे अपने बेटों को, निकल गए 14 फरवरी 1755 को निकल गए। उसके बाद जानो जी, जानो जी को कब कहाँ मिला है, जानो न से नागपुर, कौन सा क्षेत्र संभालेगा जानो जी, नागपुर वाला क्षेत्र संभालेंगे, नागपुर है ना उनका शासन में। ठीक?
साबाजी, ब से बरार, यहाँ देखो बी में क्या दिख रहा है बीच में, बरार, तो बरार वाला क्षेत्र कौन संभालेगा, साबाजी। तो यहाँ से ना से नागपुर, बा से बरार, मुंह से चांद सा मुखड़ा चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। तो मुखड़ा कैसे है आपका, मुखड़ा है चांद, चांदा, क्या है, चांदा। तो चांदा क्षेत्र पढ़े हो ना यार, चांदा संभालेंगे। और बिंबा जी, बिंबा जी हमारा रतनपुर, ठीक है। तो ये तो याद रहेगा ही, बिंबा। अब बिंबा जी कब कब से कब तक संभालेंगे, अभी देखे थे, कब से कब, 1758 से 87, 87 को निपटेंगे, है ना, 1787 में निपट जाएंगे। अब उसके बाद निपटने के बाद इनके भाई रहना चाहिए, या इनके बेटे, भाई नहीं इनके बेटे रहना चाहिए, लेकिन इसका बेटा नहीं। अब इसका बेटा नहीं तो ये गोद लेता है। अब गोद किसको लेगा, अपने भाई के बेटे को गोद लेगा। तो इसका भाई साइड में कौन है, मुधो जी, ठीक है। अब मुधे जी के वंशज को जानना पड़ेगा आपको। ए चांद सरो संचेरा, बालों का रंग सुनहरा, बीच में है चांद। ये मुधो जी, ये जो मुधो जी है ना, ये मुधो जी अपने बाप से बहुत प्रभावित थे। तो मुधो जी ने अपने बाप के नाम पर ही अपने बेटे का नाम रख दिया, रघु जी, जो बड़ा बेटा था। अब रघु जी नाम रखा तो हमको पहचान कैसे आएगा कि कौन सा रघु जी, इसलिए इसको रघु जी प्रथम बोले। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, उस समय रघु जी ही बोलते थे। लेकिन इतिहास में बाद में अब इतिहास लिखा जाएगा तो पता कैसे चलेगा, इसलिए हमने इसको नामकरण दिया, ये प्रथम वाले हैं और ये द्वितीय वाले हैं। तो द्वितीय वाले कौन थे, मुधो जी का बेटा, और प्रथम वाले थे मुधो जी के पिता। क्लियर। तो यहाँ हो गया रघु जी द्वितीय। ये रघु जी द्वितीय का अभी कुछ नहीं होने वाला छत्तीसगढ़ में, इनको गोद नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ा बेटा को कौन गोद लेगा, ये तो चांदा वांदों को संभालेगा। इसका छोटा बेटा था, चांद है, मुखड़ा है चांद, चांद आएगा तो अंधियाल है, क्या है, अंधेला है, ठीक है। अंधेला है तो चिमनी धर के खोजोगे, खोजोगे नहीं खोजोगे, चिमनी धर के खोजी, चिमनी धर के खोजी। ये दो जन है, देखो चांद से आएगा चिमनी धर के खोजी, तो चिमनी धर के खोजी, चिमनी से चिमना, तो चिमनी छोटा है, चिमना बड़ा है, चिमना धर के खोजो, चिमना जी, चिमना जी भोसले, ठीक है। तो मुधो, मुधो से आया चांद, चांद से आया चिमनी, चिमनी से खोजो, खोजी, खोजी से व्यंको जी, खोजी से व्यंको जी, व्यंको जी भोसले, खोजी से क्या आएगा, वेंको जी भोसले। अब मैं जो लाल कलर में दिख रहा हूँ वो है क्रम, ठीक है, उसको हम लोग क्रम समझेंगे। तो ये बिंबा जी के बाद ये दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र कौन थे बिंबा जी के, दत्तक मतलब गोद लेना, ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र कौन है, चिमड़ा जी। अब चिमड़ा जी आएंगे एक्शन में, चिमड़ा जी भोसले। तो 1787 में कौन संभाल रहे हैं, चिमड़ा जी, और ये 88 तक चलेंगे, बहुत लंबा, 88। अरे भाई अभी देखो, ये था प्रत्यक्ष मराठा शासन। अब सूबा शासन किसके अंदर आएगा, एक्चुअल में सूबा लोग शासन कर रहे हैं, मंत्रियां शासन कर रहे हैं, उसके ऊपर राजा तो चेंज होते रहेगा। सूबा शासन चालू हो गया है अब 1787 में, कौन सा, सूबा शासन। आप सूबा के बारे में पढ़ोगे, लेकिन उस सूबा के ऊपर में तो कोई राजा है ना यार, सूबा लोग तो मंत्री थे, उसके ऊपर में राजा कौन बना पहले, चिमणा जी, और 1 साल में निपट गया बेचारा, है कि नहीं। इसके बाद किधर जाएगा अपना एरो, ये इसके भाई के पास, इसके भाई के पास जाएगा ना यार, इसके भाई के पास जाएगा व्यंको जी। व्यंको जी 1800 कब तक रहेगा, 11 तक, 1811 तक। अभी देखो 1788 से 1818 तक जाना है आपको, है कि नहीं। तो 1787 से 88 तक गए हो, अब कहाँ तक जाएगा गाड़ी, 1811 तक। 1788 से 1811 तक किसके हाथ में है, व्यंको जी भोसले के। क्लियर है, व्यंको जी भोसले। अब व्यंको जी भोसले भी निपट गए कब, 1811 में। अब 1811 में निपट गए तो इधर पूछे गए रघु जी द्वितीय को, अब क्या करें, दोनों भाई तो चले गए हैं। तो रघु जी द्वितीय बोलता है मैं भी तो हो गया डोकरा, तो परसों देखेंगे। रघु जी द्वितीय क्या बोलता है, दो है, आज दूसरा दिन है, परसों देखेंगे, क्या करेंगे, परसों देखेंगे। तो परसों देखेंगे तो एक आ जाएगा परसों जी भोसले। रघु जी क्या बोलते हैं, अब वो निपट जाता है तो अब कोई है ही नहीं भाई,
तो ये रघु जी बचे हैं, रघु जी बोलते हैं परसों देखेंगे, परसों देख लेंगे। तो परसों देख लेंगे मतलब वो अपने बेटों को देख लेंगे बोल रहे हैं, परसों देख लेंगे तो मतलब परसों संभाल लेगा ऐसा बोल रहा है। तो परसों जी नाम है, परसों मतलब परसों वाला नहीं, ठीक है, परसों संभाल लेंगे ऐसा बोल रहा है। पिताजी अपने बेटे को बढ़िया से बोल रहे हैं परसों जी संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लो, परसों है ना मेरा बेटा वो संभाल लेगा। इसलिए परसों जी भोसले क्या बन जाएंगे अब, राजा। ठीक है, तो उधर 1811 से 1816, 1811 से 1816 मतलब यदि आपको पूछे व्यंकोजी भोसले का उत्तराधिकारी कौन, तो रघु जी द्वितीय के बेटे थे परसों जी भोसले। आया समझ में। अब देखो परसों जी भोसले भी निपट गए 1816 में, तो आएंगे सबके अप्पा जी। अब इतने सबके अप्पा जी आएंगे, लेकिन सबसे छोटा है बेचारा अप्पा, सबका लग गया अप्पा, ये अप्पा, अप्पा जी, ये अप्पा आया, सबका अप्पा पप्पा। ठीक है, तो ये आया अप्पा जी भोसले। और ये अप्पा जी कब आएगा देखो 16 है, तो इधर 1816 से 1818 ये खत्म आपका अप्पा जी। और का नीचे में बना होता का पति देव है, सुपुत्र है वेंको जी के, वेंको जी छोटे है ना भाई, ये बड़ा है, परसों जी संभाल लेंगे, परसों पहले संभालेंगे बाद में आएंगे अप्पा पप्पा। ठीक है, तो अप्पा जी भोसले लास्ट क्या थे जब क्या चल रहा है सूबा शासन, तो यहाँ से देखो ये पूरा सूबा शासन वाला है, ये लोग राजा तो थे लेकिन एक्चुअल जो पावर था सूबा के हाथ में था। सूबा जो थे ना उस समय पढ़ेंगे हम लोग, सूबा शासन पढ़ाऊंगा तो 8 सूबा थे, मतलब मंत्री, सूबा एक मंत्री का नाम है, सूबेदार सुने हो ना, तो सूबेदार जैसे एक पूरा हमें पढ़ाया था उस समय, याद करो सूबेदार कभी ना कभी तो पढ़ाया था आप लोग, कौन ना पढ़ाओ यार, ये हम पढ़ा रहा हूँ ना सूबेदार वगैरह, संविधान वगैरह हम पढ़ा रहा हूँ। हाँ सूबेदार पढ़ाया था ना यार, वो पंजाब वगैरह साइड पढ़ाया था कि वो सूबेदार, सूबेदार थे, सूबा था एक, तो सूबा का जो सूबा एक जगह है क्षेत्र, उस क्षेत्र का जो मेन है वो सूबेदार कहलाता है, मंत्री। तो ऐसे ही उनके हाथ में था पूरा पावर। अब यहाँ याद रहेगा ये, वाह इतना मेहनत करके बना हूँ पूछो मत, 2-3 घंटा लागे इतना ट्रिक बनाया हुआ है। चलो चालू करथन, जानो हे रघुनाथ हे रघुनंदन, क्या आएगा, तुम ही जानो सबको, हम तो मुख बधिर है, मुख बधिर है, आपके प्रतिबिंब हमके आंखों में समाया है। तो क्या आएगा, जानो सबको, हम तो मुख बधिर है, प्रतिबिंब हमारे मन में समाया है। जानो से जानो जी भोसले, सबसे साबा जी, मुख से मुधो जी, और प्रतिबिंब से बिंबा जी। क्लियर। जा से जानो, ना से क्या आएगा, ना से नागपुर, बा से बरार, और मुख, मुख कैसा है आपका चांद के समान, और बिम से बिंबा जी आएंगे रतनपुर में, ये तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, अब बिंबा जी तो आ गए, बिंबा जी रतनपुर संभालेंगे। कब तक चलेगा ये गाड़ी, इसलिए इसको पहले याद करवाया हूँ। ठीक, अब 58 से 87 तक, 87 में निपट गए, 87 में निपटे तो इनका कोई बेटा नहीं, बेटा नहीं तो क्या लेंगे लग, गोद, गोद किसका लेंगे, अपने भाई के बेटे को, भाई के बेटे को। और इसका भाई मुदो जी, मुदो जी का बेटा चांद, चांद था तो चांद है तो अंधेला रहेगा, अंधेला है तो क्या क्या धोगे, चिमनी लेकर खोजी, चिमनी लेकर खोजी, चिमनी से क्या बनेगा चिमना जी, और खोजी से बनेगा व्यंक्यो जी। ठीक है, तो खोजी कोजी, खोजी कोजी, क्लियर है। तो चिमना जी, चिमना जी आएंगे बिंबा जी के बाद, 1787 में खत्म हुआ, एक ही साल रहेंगे चिमना जी और चिमनी लेकर निकल जाएंगे। तो 1787 के बाद 88, एक ही साल कौन रहे, चिमना जी। और फिर इसके बाद साइड में इनके भाई आएंगे, तो साइड में इसलिए मैं चिमनी धर के खोजी, जैसी चिमनी खत्म खोजी आएगा, खोजी मतलब व्यंको जी, व्यंको जी रहेंगे लंबा समय तक, 88 से 11 तक। कहाँ तक, 88 से 11 तक। फिर व्यंको जी खत्म होंगे तो फिर व्यंको जी अपने भाई को पूछेगा, मतलब उनके भाई बनना चाहिए रघु जी द्वितीय, क्योंकि मुधो जी का एक बेटा है रघु जी द्वितीय, लेकिन रघु जी द्वितीय बोल रहा परसों संभाल लेगा, है कि नहीं, परसों संभाल लेगा। तो आप क्या बोलेंगे, परसों जी, परसों जी भोसले 11 से कहाँ तक, 16 तक। फिर परसों जी की बात कोई नहीं, सीधा कहाँ जाएगा वो, व्यंको जी के नीचे, सबका पप्पा संभाल लेगा, अप्पा, अप्पा। ठीक है,
तो अप्पा जी भोसले कब आएंगे? 16 से 18। आया समझ में? ये आपको चार्ट बना के याद रखना है। अब हम लोग क्या चालू करेंगे? ये तो सुबह शासन में आएंगे सब, हम लोग चालू कहाँ करेंगे? रतनपुर में बिम्बा जी भोसले का शासन देख लेते हैं, क्या क्या बना, क्या 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 हुआ, वही याद करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो बिम्बा जी भोसले के बारे में देखते हैं क्या बात है। बिम्बा जी भोसले, मारा मारा, सुबह मारा, पूना मारा खतरनाक ट्रिक है, लेकिन कॉपीराइट अभी देख में ना, बाकी यूट्यूबर वाले मैंने कॉपी कर ली, लेकिन तुम्हें पता है कौन बना है ट्रिक? बिम्बा जी भोसले। तो बिम्बा जी भोसले आएंगे, कहाँ से आएंगे? नागपुर से। ठीक है, तो नागपुर से आएंगे तो अब छत्तीसगढ़ में रतनपुर का आपका इतिहास आपको पता रहना चाहिए कि बिम्बा जी ने क्या क्या किया। यहाँ छत्तीसगढ़ आके बिम्बा जी ने रतनपुर वाले क्षेत्र में क्या क्या किया, क्या क्या चालू किया, क्या क्या इन्होंने अलग किया। तो सबसे पहले तो बिम्बा जी का हमने पूरा इतिहास कर लिया है, तो उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अब इसको और अलग से लिखाने की जरूरत है यार। क्या चीज? जैसे इसमें लिखा है आपका पिता कौन थे, तो कौन थे पिता? चल आप ही लोग बताओ। पिता थे रघु प्रथम, रघु जी प्रथम। आप लोग ही बताना ना इसमें, और क्या लिखा है? रघु जी प्रथम की मृत्यु कब हुई? वैलेंटाइन के दिन निकले थे ना यार, तो रघु जी वैलेंटाइन के दिन निकल गए थे 1755 में। अब इनका शासनकाल अलग से लिखा है, तो यहाँ लिख देता हूँ शासनकाल कहाँ से कहाँ तक चलेगा बिम्बा जी का? 57 से चालू होगा 87 तक, 1787। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा है राजधानी क्या होना चाहिए? क्या होगा राजधानी? तो इसको लिखने की जरूरत है क्या? बस यहाँ लिख लो राजधानी रतनपुर। नहीं लिखा साहब, मत लिखते। राजधानी, राजधानी एक्सप्रेस रतनपुर। फालतू का ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। अब मृत्यु, मृत्यु कब हुआ? 1787 में, वो भी 7 दिसंबर को, मेरे बर्थडे के जस्ट 3 दिन पहले है। ठीक है, तो बिम्बा जी, बिम्बा जी कब निपटे थे? 7 दिसंबर 1787 को निपटे थे। तो देखो 7 7 7 है पूरा, 7 7 7, 7 और 1 8, 7 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 दिसंबर। याद रहेगा 7 7 7? अब याद नहीं रहे, अब भूलना नहीं चाहिए। 7 7 7 पेपर में आता है ये 7 7 7। अब शुरू में ये तो आए नहीं थे बेचारा, शुरू में कहाँ थे? अप्रत्यक्ष मराठा शासन के समय ये तो नागपुर में थे, है कि नहीं? तो इनके प्रतिनिधि यहाँ आए थे, दीवान। तो ये दीवान कौन थे भाई? तो इनके प्रतिनिधि या दीवान जिनके सहायता से, जिनकी सहायता से शासन किया, जिनकी सहायता से कहाँ? रतनपुर में शासन किया। तो बिम्बा जी, बिम्बा जी आ रहे थे शासन करने, नाली में गिर गए। नीलू, नीलूपन। तो इसीलिए नीलूपन को भेजे, नाली में गिर गए तो वापस गए कपड़ा चेंज करने के लिए। तो अब प्रत्यक्ष शासन तो कर नहीं सकते, इसलिए आ रहे थे बेचारा। अब क्या ही करे यार, अब इतने बड़े रतनपुर को तो छोड़ नहीं सकते थे, आ रहे थे यहीं यहीं गिर गए। ये यही है, यहाँ गिरे नाला में। अब नाला में गिरे तो नीलू को बोला जाओ आप, मैं नाला में गिर गया, नीलू तुम जाओ मैं आता हूँ। अब नीलू भी खतरनाक, नीलू गया घोड़ा में। नीलू अब देखा भाई अब पैदल जाऊंगा तो मैं भी नाले में गिर जाऊंगा, मेरे को भी कपड़ा चेंज करने जाना पड़ा, इसलिए मैं घोड़े में चला जाता हूँ। तो ये घोड़ो था, पिछले जन्म में घोड़ो था क्या? तो ये घोड़ो था, घोड़ोपन। तो नीलूपंत और घोड़ोपन, एक्चुअल में नीलूपन दीवान है, पहले नीलूपन था, बाद में नीलूपन से जब मोह माया टूट गया मतलब व्यंको जी बिम्बा जी का झगड़ा हो गया नीलूपन से, मतलब ठीक ठाक नहीं जमा, तब आए घोड़ो। आया समझ में? तो याद रहेगा ये। तो बिम्बा जी आ रहे थे खुद शासन करने, लेकिन गिर गया बेचारा, वापस चले गए। नीलू को भेज दिया नाला में गिरने के कारण, और नीलू भी खतरनाक, अब मैं भी गिर जाऊंगा करके घोड़ों में चल दिए।
ठीक है, तो घोड़ोपन, ये यहाँ तक याद रहेगा। इसके बाद क्या है आप, चलो अब क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया। अच्छा, इनके दत्तक पुत्र को लिखने की जरूरत है क्या? वो डायग्राम से आप याद रखोगे। कौन है इनके दत्तक पुत्र, कौन है? चिमणा जी। तो मैं अलग से नहीं लिखा रहा हूँ, फालतू का आप नोट्स नहीं बढ़ाओगे। क्लियर? ये जितना भी बनाया जा रहा है डायग्राम, और डायग्राम के थ्रू आपका चलेगा गाड़ी। हर चीज को नहीं लिखेंगे, जहां लिखना है वही लिखेंगे। चलो, सांस्कृतिक प्रथा। सांस्कृतिक प्रथा क्या था, चालू किया? सांस्कृतिक प्रथा जो जो इन्होंने किया है वो पहले लिख लेते हैं। पहले तो सांस्कृतिक प्रथा चालू किया इन्होंने। सांस्कृतिक प्रथा आपको पूछा जा सकता है कि सांस्कृतिक प्रथा क्या चालू किया? बिम्बा जी ने। तो बिम्बा जी ने दशहरा में स्वर्ण पत्र देने का रिवाज, स्वर्ण पत्र देने का रिवाज चालू किया, बांटने का, स्वर्ण पत्र बांटने का जो रिवाज है। एक्चुअल में महाराष्ट्र में, मतलब मराठी लोग ये करते हैं, सांस्कृतिक जो प्रथा है ना, तो ये महाराष्ट्र में ज्यादा चलता है कि आप स्वर्ण पत्र, स्वर्ण मतलब सोना नहीं, ये इसमें ना समी, समी जानते हो क्या? समी वो छोटा छोटा पत्ता रहता है, एकदम बारीक बारीक, नेट में सर्च कर लेना। तो इसमें ना समी वृक्ष का पत्ता बांटा जाता है, समी वृक्ष का पट्टा। ये समी वृक्ष को क्यों माना जाता है एकदम खतरनाक, क्या बोला जाता है, पवित्र? एक्चुअल में शिव जी और शनि जी का माना जाता है, शिव और शनि जी का वास, ऐसा एक्चुअल में। और कहाँ से दशहरा कैसे कनेक्ट होता है? तो शिव जी और शनि जी से कनेक्ट है समी वृक्ष जो है। लेकिन एक्चुअल में जो भगवान राम जी, आप जानते होंगे, शिव जी के उपासक थे वो, है कि नहीं? तो भगवान राम जी जब शिव और शनि जी को खुश करना चाहते थे, तो उन्होंने समी वृक्ष का क्या किया था? पूजा किया था। भगवान राम जी ने क्या किया था? पूजा किया था। और भगवान राम जी को ऐसा कहा जाता है कि समी वृक्ष के टच करने से, स्पर्श करने से, समी वृक्ष के स्पर्श करने से उन्होंने लंका को जीता था। इसीलिए लंका को जीता था। समी वृक्ष बहुत ज्यादा क्या हो गया? पवित्र हो गया, कि आप समी वृक्ष को पाकर आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समी वृक्ष को पकड़कर हम लोग बांटना है, क्या है? पवित्रता को बांटना। और समी वृक्ष को ही क्या बोल दिया गया? स्वर्ण पत्र, क्योंकि ये स्वर्ण आपका कनेक्ट है लंका, और ये दशहरा से भी कनेक्ट हो गया राम जी से। इसलिए दशहरा में क्या होता है? ये स्वर्ण पत्र बांटने का रिवाज है। क्लियर? स्वर्ण पत्र मतलब एक पत्ता है। तो आप ये ध्यान रख सकते हो, बस इतना पूछेगा, ये सब तो नहीं पूछेगा बेसिक, लेकिन इतना पूछेगा स्वर्ण पत्र बांटने का रिवाज किसने चालू किया था? तो बिम्बा जी थे। क्लियर है? तो स्वर्ण पत्र आपको बांटना है दशहरा में। और दशहरा में कौन बांटा जाता है? दशहरा में बम फोड़ते हैं। ठीक है? दशहरा में क्या करते हैं? बम फोड़ते हैं। और क्या बांटते हैं? स्वर्ण पत्र। नहीं याद रहेगा? दशहरा में भगवान जी राम ने क्या किया था? लंका, सोने की लंका में क्या फोड़ा था? बम। अरे उस समय का बम था, तभी तो लंका जीते थे। तो दशहरा में बम फोड़े थे सोने में, सोने की लंका में। दशहरा में बम फोड़े थे सोने की लंका में, दशहरा में बम फोड़े थे सोने की लंका में। तो दशहरा में बिम्बा जी, सोने का लंका स्वर्ण, ऐसे याद रखोगे। क्लियर? तो बिम्बा जी मतलब बम, दशहरा सोना, लंका। तो बम फोड़ा गया था, बम, सोने का लंका, दशहरा, स्वर्ण पत्र, ऐसे कनेक्ट होगा और नहीं भूलोगे, वरना आगे अभी इतना फैक्ट आएगा सब उड़ जाएगा, हम नहीं जानते। बम फोड़ना पड़ेगा। फूटेगा बम? कैसे फूट गया ना बम? चलो, अब ये तो था आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम। हम लोग याद कर लेते हैं आपका प्रशासनिक, प्रशासनिक कार्यक्रम याद कर लेते हैं। तो प्रशासनिक कार्यक्रम में सुनो, पहले सुन लो। यहाँ आए तो रतनपुर, और एक था कलचुरियों का कौन सा शासन, कहाँ था एक केंद्र? रतनपुर और रायपुर। क्लियर? तो रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया गया। क्यों पता है? बिम्बा जी देख रहे थे दो जगह बम फोड़ने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम एक जगह से बम फोड़ेंगे। इसलिए रायपुर और रतनपुर को एक कर दिया। अलग अलग प्रशासन चल रहा था, पहले उनका कलचुरी अलग, ये कलचुरी अलग, तो दोनों प्रशासन एक कर दिया। किसने? बम फोड़ने के लिए दिक्कत हो रहा था, बिम्बा जी ने। ये ट्रिक है, बम वम का दिक्कत वो नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? तो प्रशासनिक एकीकरण किसने किया है पूछोगे तो याद रहना चाहिए, अरे बम फोड़े बर कर रही बिम्बा, है कि नहीं? दोनों जगह से बम फोड़े पर दिक्कत हो रही। और बम फोड़ने के बाद किसी के ऊपर बम फोड़ोगे तो कहाँ जाएगा? वो कोर्ट जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा?
तो बिम्बा जी ने खुद बना दिया, बम फोड़ने के बाद कोर्ट जाओ, बम फोड़ने के बाद कोर्ट जाओ। तो न्यायालय की स्थापना किसने किया है? बम ने, बिम्बा जी ने। क्लियर है? रतनपुर में न्यायालय की स्थापना बम फोड़ने के बाद न्यायालय जाने के लिए न्यायालय की स्थापना किया। याद रहेगा कैसे जी? हाँ। अब जब न्यायालय जाओगे तो कुछ ना कुछ भाषा चाहिए, तो भाषा में आपको याद रखना है मराठी, गोड़ी, उर्दू सब चलेगा, और म से मोड़ी, मोड़ी लिपि चलेगा। क्लियर? उसके बाद परगना पद्धति के सूत्रधार, परगना पद्धति के सूत्रधार। तो परगना पद्धति क्या है इसको भी याद जान लो। पहले क्या क्या लिखाया हूं मैं प्रशासनिक एकीकरण में? रतनपुर और, तो इसको हम लोग अलग से याद कर लेते हैं। जैसे ये प्रशासनिक सुधार, सांस्कृतिक में क्या याद रखें? दशहरा में स्वर्ण पत्र, कि दशहरा में बम फोड़ दिए कहाँ? सोने की लंका में, तो बम से बिम्बा जी। अब यहाँ याद रखेंगे हम लोग प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार। तो प्रशासनिक सुधार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बम फोड़ने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अन्यथा नहीं लेने का, हम नहीं जानते, आप लोग जानो। तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में क्या था? यहाँ रतनपुर और यहाँ रायपुर, दोनों जगह अलग अलग प्रशासन चल रहा था, दोनों जगह अलग अलग कलचुरी शाखा चल रही थी। तो लेकिन जब आए कौन? बिम्बा जी, यहाँ और यहाँ दिक्कत हो रहा था प्रशासन करने में, तो दोनों का प्रशासन को जोड़ दिया, प्रशासन का एकीकरण किया। तो आप क्या लिखोगे यहाँ? रतनपुर प्लस रायपुर, क्या किया गया? प्रशासनिक एकीकरण, प्रशासनिक एकीकरण। और इसका ट्रिक क्या बताया मैं? अब दोनों जगह बम फोड़ने में दिक्कत हो रहा था दोनों हाथ में, ठीक है, तो बम फोड़ने में दिक्कत मत होकर के इसको एक ही जगह कर दिया प्रशासनिक एकीकरण। क्लियर? अब क्या किया गया? रतनपुर में बम फोड़ने के बाद कहाँ जाओगे? न्यायालय। बम फूट गया तो कहाँ जाओगे? न्यायालय। तो बम से आपको याद रखना है बम चिकी चिकी बम। एक था आपका ये बम फोड़ने के लिए प्रशासनिक एकीकरण, अब बम फोड़ने के लिए